हेलो दोस्तों, मैं सुमित पवार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पीड समर्थक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 स्पेशल बैच है जिसे हम 45 दिनों में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए करते हैं शुरू। दोस्तों, आज जो आप पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप देख रहे हो, क्या यह पहले से ऐसा है? तो इसका जवाब है नहीं। पृथ्वी पर वर्तमान में 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर है, पर प्राचीन काल में ये 7 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और अल्फ्रेड वेगनर ने इस जुड़े हुए भाग को पेंजिया कहा। और पेंजिया जिस जल से घिरा हुआ है, इसे पेंथालासा कहा गया। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि महाद्वीपों का जुड़ा हुआ भाग किस प्रकार से अलग हुआ। उन्होंने इस जुड़े हुए भाग के अलग होने का कारण 3 बलों को बताया, जिसमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है उत्प्लावन बल, तीसरा है ज्वारीय बल। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण लगता है, उत्प्लावन बल पानी के कारण और ज्वारीय बल चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इस प्रकार अल्फ्रेड वेगनर ने टूटे हुए भाग पृथ्वी के इस पेंजिया को 2 भागों में टूटा हुआ बताया। ऊपरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया और निचले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया तथा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य के भाग को तैतीस सागर कहा गया। दोस्तों, वर्तमान में जो 7 महाद्वीप है, उनमें से 3 महाद्वीप अंगारा लैंड के भाग है और 4 महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग है। अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया महाद्वीप आते हैं और वही बात की जाए गोंडवाना लैंड की, तो इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप आते हैं। दोस्तों, लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दी गई महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बिल्कुल फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने जो इस पेंजिया का टूटने का कारण बताया, ये 3 बलों को। दोस्तों, यह 3 बल के कारण इस इतने बड़े भूभाग का टूटकर 2 भागों में टूटना असंभव है दोस्तों, तथा और भी 2-3 कारण हैं जो मैं आगे बताऊंगा। इसी वजह से अल्फ्रेड वेगनर की ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, उसे फेल माना जाता है। ये हमारा वर्तमान स्वरूप है पृथ्वी का, जिसमें कि 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप, 6वें नंबर पे आता है यूरोप और 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। रेलवे में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। और एक और प्रश्न आया हुआ है, विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों, बात की जाए महासागरों की, तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ये जो भाग देख रहे हो आप, ये ऐसा और ये पृथ्वी जैसा कि हम जानते हैं गोल है, तो ऐसा और ये पूरा भाग प्रशांत महासागर का है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, जिसकी आकृति बिल्कुल एस के जैसे प्रतीत होती है। यदि हम भूमध्य रेखा के हिसाब से देखें, तो भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। वही बात की जाए तीसरे नंबर का महासागर, तो हिंद महासागर है। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर और 5वें नंबर पे आता है अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों, अब बात करते हैं अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर ने ये कैसे कह दिया कि ये जितने भी महाद्वीप है, ये आपस में जुड़े हुए थे। दोस्तों, इन्होंने देखा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका पर कुछ प्रजातियां, चूहों की और वनस्पतियों की कुछ प्रजातियों में समानता पाई गई। यहाँ बीच में हजारों किलोमीटर का महासागर होते हुए भी दोनों जगहों पर समान प्रजातियों एवं समान प्रजाति के चूहों का पाना बिल्कुल असंभव सा माना गया उनके द्वारा। फिर गहन स्टडी के पश्चात उन्होंने देखा कि ये जो दक्षिण अफ्रीका का शेप है और दक्षिण अमेरिका का शेप है, जब इसे हम आपस में मिला दें तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे। इस प्रकार उन्हें पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं आपस में पहले जुड़े हुए थे। गहन अध्ययन के बाद उन्होंने कह दिया कि पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप है, सारे के सारे एक थे, जिसे पेंजिया कहा गया। दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी का फेल होने का एक और कारण है,
यह नहीं बता पाए कि ये जो आप देख रहे हो अटलांटिक महासागर अफ्रीका महाद्वीप पर इस ओर बल लग रहा है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर इस ओर। तो इस बल के कारण अटलांटिक महासागर लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं बात की जाए इस बल के कारण, ये देख सकते हो आप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पर इस ओर बल लग रहा है पश्चिम की ओर, और इधर प्रशांत महासागर की ओर बल लग रहा है यूरोप और एशिया महाद्वीप पर। तो इस बल के कारण प्रशांत महासागर का लगातार भाग कम होते जा रहा है और अटलांटिक महासागर का भाग बढ़ता जा रहा है। तीसरा और मुख्य कारण यह भी है कि ये यहाँ पर हमारे प्यारे भारत में दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण सतत रूप से किस प्रकार होता जा रहा है यह भी ये समझा नहीं पाए, इसलिए अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत फेल माना गया दोस्तों। अब बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी कहा जाता है दोस्तों। यह सिद्धांत हैरी हेस ने 1962 लगभग 50 वर्ष बाद, किसके 50 वर्ष बाद दोस्तों? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के 50 वर्ष बाद हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम पढ़ चुके हैं कि सबसे ऊपरी भाग स्थल मंडल होता है और इसी स्थल मंडल का सबसे निचला भाग जो होता है उसे प्लेट माना जाता है दोस्तों। प्लेट वाला ये जो भाग होता है स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल, ये जो मैग्मा होता है ये दुर्बलता मंडल में होता है। तो स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच का भाग प्लेट कहलाता है दोस्तों। पृथ्वी की वर्तमान संरचना के लिए जितनी भी थ्योरी दी गई है आज तक के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इसी थ्योरी को माना जाता है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को। आपको बता दूं, प्लेट दो प्रकार की होती है, एक महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। महासागरीय प्लेट क्या होती है? महासागर के निचले भाग में जो प्लेट पाई जाती है वो महासागरीय प्लेट होती है, और महाद्वीपों के नीचे वाले भाग में जो प्लेट पाई जाती है वो महाद्वीपीय प्लेट होती है दोस्तों। महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट की बनी होती है। ये कैसे बनी होती है अभी आपको बताऊंगा मैं। इसके घनत्व का मान कम होता है, इसी कारण जिसका घनत्व कम होगा उसका वजन कम होगा, और वजन कम होगा मोटाई ज्यादा होगी, मोटाई ज्यादा होगी तो पहली चीज मैंने बताया घनत्व कम है, वजन ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है। मोटाई ज्यादा है तो जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर दुर्बलता मंडल में, वो इस मोटाई से बाहर आने के लिए उतना प्रेशर नहीं लगा पाता। इसलिए दोस्तों महाद्वीपीय भाग में ज्वालामुखी उद्गार की घटनाएं थोड़ी कम होती है। वहीं बात करी जाए महासागरीय प्लेट की, तो ये बेसाल्ट की बनी होती है। इसका घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होगा तो वजन ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा, इसकी मोटाई कम होती है। मोटाई कम होने के कारण दोस्तों यदि मोटाई कम है तो ये जो दुर्बलता मंडल का मैग्मा है ये आसानी से ऊपर आ जाता है। इसीलिए महासागरीय प्लेट के किनारों पर एवं बीच में ज्यादातर ज्वालामुखियों को देखा गया है दोस्तों। आपको बता दूं मैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट है ये सबसे बड़ी एवं सबसे अस्थिर प्लेट है। बात की जाए प्लेटों की गति की, तो मैग्मा में संवहनी धारा का निर्माण होता है। मैग्मा आपको पता है दुर्बलता मंडल, ये प्लेट है, इसके नीचे का जो भाग है दुर्बलता मंडल होता है, और इसके ऊपरी भाग जब ये प्लेट को फाड़ता हुआ ऊपर आ जाता है तो यही हमारा ज्वालामुखी उद्गार कहलाता है। तो सर्वप्रथम मैग्मा में संवहनी धारा का निर्माण होगा। इस संवहनी धारा के निर्माण के कारण मैग्मा में गति होगी। इस गति के कारण प्लेट भी गति करने लगेगी दोस्तों। तो दोस्तों प्लेट कितने प्रकार की गतियां करती है? प्लेट 3 प्रकार की गति करती है, अभिसरण, अपसरण और संरक्षी गति। अभिसरण गति क्या होती है? जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हो तो वो उसे अभिसरण गति कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो तो उसे अपसरण गति कहते हैं। और जब दो प्लेटें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में यदि गति करे तो उसे संरक्षित गति कहा जाता है दोस्तों। अभिसरण और अपसरण बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और बात की जाए संरक्षी गति की, तो इससे केवल भूकंप आते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिसरण गति की। अभिसरण गति में 3 प्रकार की गतियां होती है, महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट के टकराने से, और महासागरीय प्लेट के टकराने से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों ये P1 प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, और ये P2 महाद्वीपीय प्लेट है। जब इनमें अभिसरण गति होती है तो इससे क्या होता है दोस्तों, मोड़दार वलित पर्वत का निर्माण होता है। और ये मोड़दार वलित पर्वत जो है हमारे हिमालय पर्वत भी
इसी प्रकार से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण दो प्लेटों के टकराने से होता है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेट आपस में 3 सेंटीमीटर पर ईयर के एवरेज से टकरा गई। इसी कारण से हिमालय की जो ऊंचाई है लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों जब जब प्लेट टकराएगी हिमालय में भूकंप आता है, और साल में इसी कारण हम देख सकते हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में कई भूकंप आते हैं। बात की जाए दूसरी महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट के टकराने से क्या होता है, तो देख सकते हो दोस्तों ये महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है। जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट टकराती है तो ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। कैसे होता है, जैसा मैंने आपको बताया, यदि प्लेट महाद्वीपीय है तो वो हल्की होती है और महासागरीय है तो वो भारी होती है। तो जो हल्की होती है वो ऊपर उड़ जाएगी और भारी वाली नीचे चली जाएगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं ये भारी प्लेट नीचे आ गई है और यहाँ पर ये जो हल्की प्लेट है ये ऊपर जा रही है। यहाँ से मैग्मा ऊपर की ओर प्रस्थान कर रहा है। तो ये जो भारी प्लेट है लगातार नया मैग्मा का निर्माण करेगी और जो पुराना मैग्मा है लगातार ज्वालामुखी के रूप में ऊपर उठता रहेगा। ये सर्कल चलते रहेगा दोस्तों। इसी ज्वालामुखी मुर्दार पर्वत में हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक एंडीज पर्वत का और एक रॉकी पर्वत का। एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका का पर्वत है दोस्तों, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब भी कोई महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट से टकराएगी तो ज्वालामुखी का निर्माण होगा। तो आप देख सकते हैं ये एंडीज पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है ये, और इस पर एकांका गुहा ज्वालामुखी है दोस्तों जो कि है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। वही बात की जाए कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो कि इक्वेडोर में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एंडीज पर्वत का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से होता है तो आप कह सकते हो नजाका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। इससे भूकंप आते हैं क्या, तो हाँ आते हैं, और इन दोनों प्लेटों के टकराने से कुछ द्वीपों का भी निर्माण होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग में कुछ द्वीपों का निर्माण हो चुका है। वही बात की जाए रॉकी पर्वत की तो ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कोकोस प्लेट के टकराने से इसका निर्माण होता है। तीसरी महासागरीय प्लेट के टकराने से क्या होगा, महासागरीय प्लेट के टकराने से ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होगा, वही द्वीपों का निर्माण भी होगा दोस्तों आपको बता दूं जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय होगी तो ज्वालामुखी नहीं आएगा। ज्वालामुखी आने के लिए कम से कम एक प्लेट का महासागरीय होना जरूरी है। यदि दोनों महासागरीय हो तो आ ही सकता है। दूसरी गति आती है प्लेटों का अपसरण, यानी कि प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना। इसमें तीन प्रकार से हम देख सकते हैं, महाद्वीपीय महासागरीय और महाद्वीपीय महाद्वीपीय के एक दूसरे से दूर जाने पर भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। वही बात की जाए महाद्वीपीय महासागरीय की तो इससे गर्त का निर्माण होता है, इससे ज्वालामुखी आएंगे। आप देख सकते हो प्रशांत महासागर में कई ज्वालामुखी बीच समुद्र में आए हुए हैं। सबसे गहरी गर्त भी आप देख सकते हो प्रशांत महासागर में ही है, जिसे हम मैरियाना गर्त कहते हैं, उसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। वही बात की जाए महासागरीय की तो इससे भी गर्त का निर्माण होता है। तो दोस्तों हमने प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। इसमें हमने क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्लेट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। प्लेटों की गति किस प्रकार की होती है, अभिसरण, अपसरण, संरक्षी गति। अभिसरण गति तीन प्रकार से हम देख सकते हैं। एक महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से अभिसरण गति, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट के टकराने से अभिसरण गति, और महासागरीय प्लेट के टकराने से अभिसरण गति। और दोस्तों ये इसमें दूसरी जो गति है महाद्वीपीय प्लेट के महासागरीय प्लेट के टकराने से हुई वाली गति, इस गति के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत। जनरली रेलवे में पूछा जाता है कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में, तो इसका उत्तर होता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और बात की जाए रॉकी पर्वत तो यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में होता है। और एक क्वेश्चन और बता दूं आपको दोस्तों, ये जो हमारा हिमालय पर्वत है ये किस टाइप का पर्वत है, वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, और ये महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से बनता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चट्टानों की। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। जैसा कि मैंने बताया आपको 2 प्लेटों के टकराने से ज्वालामुखी उद्गार होता है,
और दुर्बलता मंडल में उपस्थित मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है और बाहर पृथ्वी के बाहर आ जाता है। और इस बाहर आया हुआ मैग्मा जब ठंडा होता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। दोस्तों जो मैग्मा बाहर आ चुका है वो तो बेसाल्ट चट्टानें निर्मित करता है, लेकिन जो मैग्मा बीच में ही जम गया, गाढ़ा होने के कारण बीच में ही जम गया, तो उस प्रकार का मैग्मा ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण करता है। दोस्तों आपको बता दो आग्नेय चट्टानों की प्रॉपर्टी, ये लावा निर्मित करती है। प्राथमिक चट्टानें यही होती है दोस्तों, इसे मूल चट्टानें भी माना जाता है। जीवाश्म इसमें नहीं होते। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो लावा है इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि इसमें कुछ जीवाश्म के अंश रहे भी तो वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों आग्नेय चट्टानें परतदार नहीं होती है, इसकी होमोजेनियस प्रॉपर्टी होती है, इसमें रंध्र नहीं पाए जाते हैं, मतलब इसका घनत्व ज्यादा होता है। अब इसके एग्जाम्पल बता दूं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें। ग्रेनाइट मैंने बताया यदि मैग्मा बीच में ही जम जाए, ये प्लेट्स के बीच में ही जम जाए तो ये ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं, और जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर आ जाए तो ये इसे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण करते हैं। बात की जाए दूसरी चट्टान, अवसादी चट्टान। इसकी महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टीज है क्या है बता दूं मैं आपको। चट्टानों का चूर्ण, जिसे हम अवसाद भी कहते हैं, और यही चूर्ण अवसादी चट्टानों का निर्माण करता है। ये परतदार चट्टानें होती है। परतदार क्यों होती है दोस्तों? ये जो मूल चट्टानें हैं इनका चूर्ण उड़ उड़ के जमा होता है, दूसरी जगह जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक चट्टान है जो कि आग्नेय चट्टान है, तो इसका चूर्ण उड़ उड़ के, जैसे मान लीजिए पानी की मदद से या हवा की मदद से जाके दूसरी जगह जमा होता है, तो ये लेयर बाय लेयर जमा होते जाता है, इसलिए ये परतदार चट्टान है। ये जीवाश्म युक्त होती है। ये जब पानी के थ्रू जा रही हो या हवा के थ्रू जा रही हो तो इसमें जीवाश्म के अंश मिल जाते हैं, इसलिए ये जीवाश्म युक्त होती है, कठोर नहीं होती है, जैसा कि बताया परतदार होती है। और इसके जो एग्जाम्पल है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोयला और सेल। बात की जाए रूपांतरित चट्टानों की, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं होते। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो रूपांतरित चट्टानें अवसादी चट्टानों के हाई प्रेशर और टेम्परेचर के, जब अवसादी चट्टानों पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एप्लीकेशन होती है तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और जब रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा तो इस हाई टेम्परेचर के कारण जो जीवाश्म अवसादी चट्टानों में थे वो सारे के सारे जीवाश्म क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं होता है। इसमें परत नहीं होती है, जैसे कि मैंने बताया प्रेशर हाई है तो जितनी भी परतें आपस में सब कोलैप्स हो जाएगी। वहीं बात की जाए सर्वाधिक कठोरता की, तो यही चट्टान होती है दोस्तों। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, संगमरमर। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये रूपांतरित चट्टान है। ये किस पर हीट और टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण बनता है? तो चूना पत्थर ही का रूप है संगमरमर। तो आज वर्तमान में जितना भी चूना पत्थर है इसे हमें संगमरमर बनाना है तो हमें उस पर हाई एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर अप्लाई करना होगा। दोस्तों बात करें चट्टान के निर्माण में प्रमुख भूपर्पटी तत्व, तो उसमें सबसे प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन, जो कि 47% पाया जाता है। दोस्तों भूपर्पटी पर पाया जाने वाले सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा किसकी होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन की। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन 28% होता है, एल्यूमिनियम 8% और लोहा 5%। इसके बाद कुछ अन्य तत्व भी बचते हैं। जनरली 8 प्रमुख तत्वों को चट्टान के निर्माण में प्रमुख माना जाता है। दोस्तों बात की जाए लावा की, तो लावा की 2 प्रकृति होती है, एक होती है अम्लीय प्रकृति, एक होती है क्षारीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति मतलब सिलिकॉन की अधिकता और क्षारीय प्रकृति मतलब कि सिलिकॉन की कमी। अम्लीय प्रकृति का जो लावा होता है जिसमें सिलिकॉन की अधिकता होती है, ये गाढ़ा होता है। इसका प्रवाह क्या होगा? फिर गाढ़ा होने के कारण प्रवाह कम होगा। तो ये प्रवाह कम होने के कारण ये जो यदि 2 प्लेट्स के बीच से जा रहा है ये लावा, तो बीच में ही जम जाएगा। जैसा मैंने बताया आपको कि ये जब बीच में जम जाता है तो इससे कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। वही बात की जाए क्षारीय लावा की, तो इसमें सिलिकॉन की कमी होती है, पतला होता है, प्रवाह ज्यादा होता है, इसी कारण ये पृथ्वी के ऊपर आकर ज्वालामुखी उद्गार का रूप लेता है। और पृथ्वी पर आई हुई इस ज्वालामुखी उद्गार में जो चट्टानें निर्मित होती है वो किसकी बनी होती है? वो बेसाल्ट की बनी होती है। इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों आपको बता दूं, आग्नेय चट्टान
अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान ये आपस में रिवर्सिबल है। सबसे पहले आग्नेय चट्टान की बात की जाए, जैसे मान लीजिए ये आग्नेय चट्टान है। इस चट्टान पर जल, हवा और अन्य अदर फैक्टर्स के कारण इसका क्षरण होकर दूसरी जगह जम जाना, अवसादों का दूसरी जगह जम जाना अवसादी चट्टानें कहलाता है। और इन्हीं अवसादों पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की एप्लीकेशन के कारण बनी चट्टान रूपांतरित चट्टानें कहलाती है दोस्तों। और वहीं बात की जाए आग्नेय चट्टान की, तो उच्च ताप व दाब के कारण ये आग्नेय चट्टान भी रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं बात की जाए रूपांतरित चट्टान की, वो आग्नेय में कैसे कन्वर्ट होगी, तो मैंने बताया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि एक परत नीचे जाती है, दूसरी परत ऊपर जाती है। तो मान लीजिए कि ये रूपांतरित चट्टान थी, ये नीचे चली गई, तो यहाँ पर मैग्मा, नया मैग्मा का फॉर्मेशन हुआ। यही मैग्मा कुछ समय बाद ऊपर आके आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है दोस्तों रेलवे में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कौन सी चट्टानों के रूपांतरण से कौन सी सेलें बनती है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो यदि आपको मैं आपको बता दूं, ग्रेनाइट चट्टानों के रूपांतरण से नीच चट्टानों का निर्माण होता है, नीच शैलों का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण से एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। और वहीं बात की जाए बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण से ही सिस्ट का भी निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टानों के रूपांतरण से सिस्ट का निर्माण होता है। वहीं बात की जाए सेल के रूपांतरण से स्लेट का निर्माण होता है। चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर का निर्माण होता है। बालूका पत्थर के निर्माण से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। कॉन्ग्लोमरेट के रूपांतरण से भी क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। और स्लेट के रूपांतरण से फाइलाइट का निर्माण होता है। फाइलाइट के रूपांतरण से सिस्ट का निर्माण होता है। और ग्रेबो के रूपांतरण से सरपेंटाइन का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये फैक्ट्स है, तो इसको तो आपको याद करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि रेलवे में बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रीवियस 20 ईयर के रेलवे क्वेश्चंस का कुछ संग्रह लाया है, जो कि आज पढ़े हुए टॉपिक पर बेस्ड है। इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बाद में रिवीजन भी करेंगे। हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, मैं 1000 क्वेश्चन सीरीज लाने वाला हूं दोस्तों। सभी सब्जेक्ट के लिए 1000 क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, जिसमें मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। कोशिश करूंगा कि ये 1000 क्वेश्चन सीरीज हर संडे मैं अपलोड कर दूं। चलिए, स्थल मंडल पद किसका निर्देश करता है? तो बात करते हैं जब भी हम स्थल मंडल की, तो यह किसका निर्देश करता है? भूपर्पटी की ऊपरी सतह। पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो यह किया जाता है प्लेट टेक्टोनिकी थ्योरी के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो कोयला जो है कार्बनिक चट्टान का उदाहरण। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है, इसे हम मैग्मा कहते हैं दोस्तों, और इसी का हिंदी नाम है सेल मूल। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत है तलछटी चट्टान। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? ग्रेफाइट एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप की बात की जाए तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है। इसके लिए दोस्तों आपको मैं मैप की ओर ले चलता हूं। आप देख सकते हो अंटार्कटिका के सबसे नजदीक जो है ये आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको याद रखना होगा कि ये जो दक्षिणतम छोर जो कि अंटार्कटिका के सबसे करीब है वह किसका है? दक्षिण अमेरिका का। सर्वाधिक भूपरिमाण वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक भूपरिमाण क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे जो देश है, सबसे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है रूस। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरा आता है चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। दोस्तों यूएसए और चाइना में थोड़ा अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है। जनरली आप इसे याद रखिए, यूएसए तीसरे नंबर पे है और चाइना चौथे नंबर पे, यही अभी मान्य है। बात की जाए रूस, ये एशिया और यूरोप में आता है। कनाडा उत्तरी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। चाइना एशिया का पार्ट है। यूएसए नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ब्राजील साउथ अमेरिका का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पार्ट है। और भारत एशिया महाद्वीप का पार्ट है।
दोस्तों ये जरूर याद रखिए आप, भारत की जो पोजीशन है वो 7th है और फर्स्ट पोजीशन जो है वो किसकी है, रूस की। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम यहीं रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।